वेलकम टू ओलीवुड। बैंकिंग अवेयरनेस फॉर आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क मीन्स दोनों को आपको काम आने वाली है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू सेशन 1 में लेके आया हूँ आपके लिए। 2, 3, 4 आपको जल्द मिलने वाले हैं। सेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे कम से कम दिनों के अंदर। और ये मत सोचिएगा कि ये सेशंस लेट हो गए, क्योंकि ये एक स्टैटिक पोर्शन है। ये कभी लेट नहीं होता, ये कभी पहले नहीं होता। ठीक है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पीओ और क्लर्क मीन्स दोनों के अंदर आपको ये काम आने वाला है। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको आंसर सोच लेना है। अगर उससे रिलेटेड कुछ बताना हुआ तो मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं चाहता हूं कि आप हर टर्म से एक बार रूबरू जरूर हो जाएं। अगर आपको लगे कि हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने लायक कुछ था, तो बाद में आप दबा सकते हैं लास्ट में। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इन इंडिया द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय होम। इन्फ्लेशन टारगेट किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पब्लिक सेक्टर बैंक? तो आपको लगेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस यही इस सीरीज की यही खूबसूरती है कि आपसे उस क्वेश्चन को भी करवाएगा जिसमें आप आंसर गलत सोच रहे होंगे। आंसर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना होकर बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करती है आरबीआई के साथ, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। तो डिसाइड कौन करता है इन्फ्लेशन टारगेट? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई इज ओनली कंसल्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हु कंडक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन कौन कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस प्रोविजन के अंडर में आती है? किसके तहत आरबीआई को ये पावर मिलती है कि ये फ्रेम कर सकती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इन्फ्लेशन टारगेट, प्रेजेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, प्रेजेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि आरबीआई। आरबीआई का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन। तो 2% विद टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2, या 3% +-2, 4% +-2, तो आंसर बनेगा आपका 4% +-2। इसका मतलब 4 +-2 तक टॉलरेंट रहेगी ये इन्फ्लेशन। मान लीजिए प्लस करेंगे तो 6% मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी रह सकती है? 2% जब ये माइनस को काउंट करेंगे। ठीक है। तो अपर जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो 6%, और लोअर जो होगी वो 2%। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द 5 ईयर पीरियड। इसका मतलब इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 5 ईयर पीरियड के लिए रखा जाता है, जो टॉलरेंस वाला है वो। तो इसमें अपर टॉलरेंस लिमिट क्या है? मैंने बताया था आपको 4 +-2% है। तो अपर टॉलरेंस क्या होगी? 6%, और जो लोअर है वो होगी 2%। इसका मतलब 6-2। इन्फ्लेशन टारगेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, इन्फ्लेशन टारगेट महंगाई जो होती है वो देखी जाती है कि कंज्यूमर पर कितना फर्क डाल रही है, क्योंकि लास्ट में जो उपभोक्ता होता है उसके ऊपर कितनी महंगाई का असर है। इसको एक्यूरेटली देखने के लिए सीपीआई को देखा जाता है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट? इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में कहा जाता है कि ये सीपीआई के थ्रू कनेक्ट की जाती है, चेक की जाती है। सीपीआई के थ्रू तो की जाती है, लेकिन वंस इन एवरी 3 ईयर्स डिफाइन की जाती है, या वंस इन एवरी 5 ईयर्स, या 4 ईयर्स, या 6 ईयर्स। ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 21 से लेके 26 तक के लिए जो ईयर था, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन भी आया था, ये देखिए। 5 ईयर पीरियड, 5 ईयर पीरियड के लिए इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि जो 5 साल के लिए डिसाइड की जाती है। वंस इन एवरी 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, या 6 ईयर। तो वंस इन एवरी 5 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन फाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन टारगेट इन कंट्रोल? कौन सी कमेटी बनाई जाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3+3 का कॉम्बो होता है। आरबीआई के 3 लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए 3 लोग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? किसके द्वारा बनाई, किसके लिए बनाई गई है? ये आरबीआई के लिए बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3+3 का मैंने आपको बताया है, टोटल 6 होते हैं। इसमें यह भी आएगा कि कम से कम कितने होने चाहिए, कितनी बार मीटिंग करनी चाहिए, वो सब इसके अंदर आपको दिखेगा, चिंता मत कीजिए। 3 जिसमें एक्स ऑफिशियो आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस फील्ड्स में से अपॉइंट किए जाते हैं। हाउ मेनी एक्सटर्नल मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? एक्सटर्नल मेंबर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो 3 अलग लोग होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है? वो होता है उनका 4 साल। The 3 external members of Monetary Policy Committee are appointed by Central Government on basis of recommendation of a 6-member search cum selection committee. search cum selection committee होती है 6 मेंबर की, वो रिकमेंड करती है कि इन 3 लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर साथ में लगाना चाहिए आरबीआई के 3 मेंबर्स के साथ। तो जो ये कमेटी बताती है कि इन 3 लोगों को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रखना है, वो उस कमेटी के हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? तो इस कमेटी के हेड कौन है? आंसर बनेगा आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट और फ्रेमवर्क? कौन से एक्ट के अंडर में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। और अगर आपसे सेक्शन पूछा जाए तो अंडर सेक्शन 45Z बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। What is the minimum number of meeting that MPC has to conduct every year as per provision of RBI Act? कितनी कम से कम, जैसे कि आपको पता है कितनी होती है, बाई मंथली होती है, ठीक है। तो बाई मंथली मतलब 6 मीटिंग्स होती है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए एक साल के अंदर, ये कहा गया है, ठीक है। होती 6 हैं आज की डेट में, होनी कितनी चाहिए कम से कम आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग? कम से कम 4 मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए। What is the quorum for the meeting of monetary policy committee? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए quorum क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर इस चीज़ का ये था कि 4 बार मीटिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे पूछा गया है quorum क्या है, तो इसमें भी ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तभी मीटिंग कर सकती है जब उसके अंदर कम से कम 6 में से 4 लोग तो प्रेजेंट हो ही हो, कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है। टाई के केस में गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो एक्स्ट्रा वोट देके डिसीजन टाई तोड़ सकते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एमपीसी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करने की पीरियोडिसिटी क्या है? तो ये होती है हाफ ईयरली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट? इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने में फेलियर कब माना जाता है, ठीक है? जब एवरेज इन्फ्लेशन मोर देन अपर टॉलरेंस लेवल, मोर देन अपर टॉलरेंस, मोर देन अपर टॉलरेंस और मोर देन अपर टॉलरेंस। मतलब हमें अपर टॉलरेंस वाला परसेंटेज देख के बाकियों को तो रिमूव कर देना चाहिए। अपर टॉलरेंस का जो लेवल का परसेंटेज क्या होता है? 6%। इसका मतलब या तो ये बनेगा या हमारा ये बनेगा। अब इसमें है कि इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 8 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स या एनी 3। अगर लगातार, आंसर बनेगा आपका ये, अगर लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव टारगेट जो क्वार्टर्स होंगे उसमें अगर ये अपर टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा निकल जाएगा एवरेज इन्फ्लेशन, तो माना जाएगा कि ये एक फेलियर हो गया इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर। लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर, क्वार्टर्स आपको पता होगा 3 महीने का एक क्वार्टर होता है साल के अंदर, उस इन्फ्लेशन टारगेट को भी फेलियर माना जाता है जब एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो लोअर टॉलरेंस लेवल को कितना होता है, सब में सेम लिखा गया है। तो फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, इसका मतलब आंसर बनेगा ये। इसमें भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक, मतलब 6% या 2% से, इससे तो ऊपर चली जाए इससे नीचे चली जाए तो माना जाए, क्योंकि रखना तो इसके बीच में ही है ना। अगर इसके ऊपर या नीचे चली जाती है तो उसे फेलियर माना जाएगा इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर। एसएमए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स जो होते, एसेट्स होते हैं उनके रिलेशन में। तो एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। एसएमए 0, 1, 2 ऐसे आपको पता होगा, ठीक है, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब 90 डेज तक इसका अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह सर्व नहीं हुआ है तो इसे आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाता है। पूरा डिटेल में एनपीए की मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है, वो देख लीजिएगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज मैनेज्ड बाय, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम किसके द्वारा मैनेज की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, कौन से साल में की गई थी? और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करवाने वाला हूँ। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी जो स्कीम है वो आरबीआई के द्वारा किस ईयर में लॉन्च की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये लॉन्च की गई थी 2008 मई के अंदर। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम लेवरेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम? कौन से पेमेंट सिस्टम को लेवरेजेस करते हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम? तो आंसर बनेगा आपका नेफ्ट। कहा जाता था ना कि 50,000 रुपये तक का रेमिटेंस किया जा सकता है नेफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो 50,000 से बढ़ा के अब ये अमाउंट बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख रुपए, ठीक है। और जो 12
ट्रांजैक्शन की लिमिट थी 1 साल के अंदर, वो भी रिमूव कर दी गई थी फिर हाल ही में। What is the ceiling per transaction done via online mode under नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम? तो मैंने आपको बताया 50,000 की बजाय ये कर दी गई है 2 लाख। Which of the following body has been set up with an objective to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering और terrorist financing रोकी जा सके? इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, उस बॉडी का नाम क्या है? तो इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। What is the contribution of RBI in payments इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? PIDF के अंदर इन RBI का कंट्रीब्यूशन कितने करोड़ रुपए का? तो ये है 250 करोड़ रुपए का। माइक्रो एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड हाउ मच करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड डैश। तो कितने करोड़ रुपए का एक्सीड नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए? तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो, स्मॉल, ये मैंने आपको बहुत बार कराया है, मीडियम, ठीक है। 1 करोड़ 5 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़ और 50 करोड़ 250 करोड़। ये बात याद रखिए, हमेशा 5 गुना होता है यहाँ पे। इसका मतलब आपको दोनों रखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लाइन याद रख लीजिए, 1 10 50, 1 10 50। नीचे तो इसका 5 गुना ही 5 गुना आएगा, ठीक है। ऊपर होती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, नीचे होता है टर्नओवर। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ऊपर छोटे वाला आएगा नीचे, क्योंकि दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना, ऊपर टर्नओवर था कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी थी, तो पहले जो अल्फाबेटिकली जो छोटा है वो ऊपर आएगा, नीचे बाद में बड़े वाला आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए माइक्रो के लिए? तो ये होनी चाहिए 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। इसका मतलब ये आंसर बनेगा आपका। यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद, जो सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स हैं उनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो MSME प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो सॉरी, सिडबी के साथ होना चाहिए, क्योंकि MSME सेक्टर की बात की जा रही है, तो सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ना कि सेबी। Which of the following terminology defines outright purchase and sale of government securities for injection and absorption of durable liquidity? लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर कम ज़्यादा करने के लिए सेल और परचेज जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के RBI के द्वारा, उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो रूपी सिंबल है इंडियन रूपी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन? तो आपको पता होगा ये बना है, ये देवनागरी के र की तरह है और इंग्लिश के आर की तरह है, ठीक है। जो देवनागरी का र लेटर है और लैटिन कैपिटल जो लेटर है आर, उससे मिलके ही इसको बनाया गया है। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं? 1 और 2, टोटल 2 लाइन होती हैं। मीडियम एंटरप्राइज का मैंने आ गया आपका पास, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो 1 5 और 50, 1 10 और 50, तो इसका 5 गुना कर दीजिए। किसका पूछा गया है? मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इसका मतलब 250, 50 और 250 का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। कितना आसान कर दिया आपको तरीका बता के। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर पार्टी फॉर गारंटीड सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के लिए सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह कौन काम करता है? तो इसका नाम बनेगा आपका CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कैश मैनेजमेंट बिल्स, जो कि एक तरीके के टी बिल्स ही होते हैं, सिर्फ मैच्योरिटी डे के अंदर फर्क होता है। तो कितने की मैच्योरिटी होती है इनका? मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 91 डेज। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेजिंग सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इन वाया कैश? कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड परचेज किए जा सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द टर्म लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होता है, तो इंडिया के टर्म की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय स्टार्टअप कंपनी एविडेंसिंग रिसीट ऑफ मनी इनिशियली एज डेट विच इज रिपेबल एट ऑप्शन ऑफ होल्डर। तो होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो बाद में इसे एक तरीके से शेयर भी परचेज कर सकता है उस स्टार्टअप कंपनी के, स्टार्टअप मतलब जो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? जो एक स्टार्टअप कंपनी शुरुआत में पैसे लेती है और डेट के तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट देती है, उसके बाद बंदे के पास ऑप्शन होता है कि वो उस कंपनी के शेयर में भी कन्वर्ट कर सकता है उसको, या अपना वो बेच भी सकता है, रिडीम कर सकता है। तो इसे बोलते हैं कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्ट जो किया जा सकता है। यहाँ पे डिटेल पढ़ लीजिएगा। द
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसका द्वारा ये डेवलप किया गया है? यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के द्वारा। व्हाट इज द लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी सेंट अंडर। अब देखिए, मैंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, लेकिन हाँ, इसके बारे में जितना जानना चाहिए था वो इसमें यहाँ पे दिखा दिया गया है आपको। What is the limit of amount of money which can be sent under मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम? मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के अंडर कितने अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, भेजा जा सकता है? तो ये यूएस डॉलर $2500 है, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंडर कितनी ट्रांजैक्शंस की जा सकती है सिंगल इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के द्वारा, कितनी रिसीव की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 30। ये भी याद रखिएगा। अगर आपको इस सीरीज़ के और सेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। मैं और सेशंस लाने की आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओलिव बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, ओलिव बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, जहाँ पे प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।